तो जब पुलवामा में बलिदान हुए तो हमने इस बार उनके शवों की अंतिम क्रिया नहीं कर पाए। हमने कॉफिन में बंद करके बस उनके शरीर जला दिए। 6 फीट के बेटे गए, 3 फुट के लौटे कट करके। एक छंद आपको सुना रहा हूं, जो हिंदी के लोग बैठे हुए हैं, जरा एक बार छंद की भाषा, शिल्प, कथ्य और व्याकरण पर भी जुड़ेंगे तो मुझे लगेगा कि आज हिंदी उत्सव मना रहे हैं। पहली 4 पंक्तियां पढ़ा हूं कि इतने, एक सैनिक जब जाता है तो उसके साथ साथ उसका पूरा परिवार चला जाता है। प्रिंस भैया ये सुनिएगा कि इतने अधीर मन को मिलेगा कैसे धीर, ध्वज अतिरिक्त कोई चीर भी नहीं मिला। इतने अधीर मन को मिलेगा कैसे धीर, ध्वज अतिरिक्त कोई चीर भी नहीं मिला। वार गया वीरता वरीयता से वसुधा पे, व्रतधारी सिंघनी को वीर भी नहीं मिला। अंतिम दरस को तरस गए दोनों वृद्ध, नयनों में बहने को नीर भी नहीं मिला। ओ हाय वो मां रोए भी तो किससे लिपट कर, जिस मां को बेटे का शरीर भी नहीं मिला। बहुत मार्मिक, बहुत शानदार, सच्ची घटना रख दी बहुत आपने बहुत सामने। आभार आपका। बिहार से एक घटना उठा रहा हूं। हमने मां और पिता का चरित्र देख लिया है। एक पत्नी जो हॉस्पिटल में एडमिट है, उसकी डिलीवरी होने वाली है और उसका सैनिक, उसका पति सीमा पर बलिदान हो चुका है। उसको सूचना नहीं दी गई है कि कहीं उसको सदमा न लगे। मातृशक्ति बैठी हुई है। मैं चाहूं तो अलग तरीके से भी कविताएं पढ़ सकता हूं, लेकिन बहुत शांति और शालीनता से एक छंद आपको सुनाने की कोशिश करता हूं कि वीर रस की कविता इस तरीके से भी कही जा सकती है कि गर्भवती को पति की मौत का पता ही नहीं। मैं प्रायः जब ये छंद पढ़ता हूं तो कई बार मैंने मातृशक्ति की आंखों से आंसू खींचते हुए देखे हैं कि गर्भवती को पति की मौत का पता ही नहीं, पिता द्वारा पुत्र शोक मार लिया जाएगा। विधवा को सधवा बनाए रखना कठिन, किंतु नियति को भी स्वीकार लिया जाएगा। मां और बच्चे पे क्या बीतेगी ये सोचिएगा। झूठ जब सच से उधार लिया जाएगा, वो आंचल में दूध उतरेगा जब उसी दिन माता का श्रृंगार भी उतार लिया जाएगा। माता का श्रृंगार भी उतार लिया जाएगा। बहुत बढ़िया कमल जी। मैं देख रहा था कि अब जो आपकी तालियों में चिंगारियां उठने वाली, एक छंद आपको सुना रहा हूं। एक तिरंगे में लिपट करके एक शव अपने घर के आंगन में आया तो मां उससे पूछ रही है, बेटा युद्ध में तो दोनों तरफ के सैनिक शहीद हुए हैं, तुमने ऐसा क्या किया है कि मैं तुम पे गर्व कर सकूं। मंच पर बड़े लोग की उपस्थिति जब होती है तो मेरी जिम्मेदारी भी थोड़ी बढ़ जाती है। ये सुनिएगा कि मां पूछ रही है, बेटा युद्ध में तो दोनों तरफ के सैनिक बलिदान हो गए, तुमने ऐसा क्या किया मैं कि तुम पे गर्व कर सकूं। तो बेटे के मृत शरीर से एक उत्तर आता है, वो कहता, मां किसी बात पे गर्व करना या मत करना, लेकिन इस बात पे गर्व जरूर करना कि मां तुम्ही ने भेज दिया मातृभू की वंदना में, कम पन्ना धाय से ये बलिदान नहीं है। निष्प्राण नए निज लाडले को देखकर सिंघनी के रोने का कोई विधान नहीं है। ये तिरंगा सीमा पार फहरे न तब तक, इस बार अपने हाथ तैयार रखना, ये तिरंगा सीमा पार फहरे न तब तक पीछे आना सैनिक की पहचान नहीं है। और यूं तो मेरी देह पर घाव है 1000, किंतु पीठ पर मेरी एक भी निशान नहीं है। यह है हमारा भारतीय सैनिक, छाती पे गोली खाने वाला। कमल जी क्या बात कही आपने, क्या बात कही। वीरों की भूमि से भारत की भूमि विश्व में जानी जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत आभार। मैं जिस विद्यालय से आता हूं वहां से कैप्टन मनोज पांडे और नवनीत राय ने भी सेना में कारगिल में अपना बलिदान दिया है, इसलिए ऐसी भाषा लिख पाया करता हूं। एक छंद आपको और अलग तरीके का सुना रहा हूं। प्रायः ये वहीं सुनाता हूं जहां के लोग मुझे लग जाता है कि ये बात भी समझेंगे। आपने माता पिता कर देखा, पत्नी का भी देख लिया, माँ का दोबारा देख लिया। पिता का एक छंद आपको सुना रहा हूं। ऊधमपुर हमले से रॉकी नाम का एक बलिदानी जब तिरंगे में लिपट करके अपने घर आया तो अंतिम संस्कार में उसके पिता ने एक ऐसा काम किया जो हिंदुस्तान के अलावा किसी दूसरे देश का बलिदानी का पिता सोच भी नहीं सकता था। उसने क्या किया, मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं कि शक्ति और साहस में आधे ही भले हैं, किंतु उत्साह में सदैव हम दूने पड़ेंगे। मैं पहली आपको घटना नहीं बता रहा, चौथी पंक्ति में जब घटना आप तक जुड़ेगी तो निश्चित रूप से आपका आशीर्वाद आएगा कि शक्ति और साहस में आधे ही भले हैं, किंतु उत्साह में सदैव हम दूने पड़ेंगे। होकर शहीद अग्नि की परीक्षा देगा वीर, दिखाई तब राजनीति के नमूने पड़ेंगे। 3 रंग का कफन आंसुओं से भीगे जब, घर द्वार आंगन 1000 सोने पड़ेंगे। और पिता को पता नहीं था पैर छू के जाने वाला लौटेगा तो उसके ही पैर छूने पड़ेंगे। बहुत बहुत आभार आपका। एक अलग तरीके का और छंद सुना रहा हूं। हमारे साथ केवल माता पिता सैनिकों के साथ नहीं जुड़ी हुई हैं,
एक ऐसे रक्त संबंध जो नीलेश धाकड़ मध्य प्रदेश का एक देवास का सैनिक, वो तिरंगे में लिपट करके आया तो उसकी मंगेतर, उसकी ज्योति प्रेमिका ने उससे 3 दिन बाद आत्महत्या कर ली। सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग इस बात को जानते होंगे। मैं बहुत देर तक सोचता रहा कि ऐसा क्यों हुआ होगा, तो कहीं मेरे दिमाग में ये निष्कर्ष आया कि कहीं स्वर्ग में नीलेश धाकड़ रहे होंगे, उनके पीछे पीछे 3 दिन बाद उनकी मंगेतर ज्योति यहाँ पर पहुंची होंगी। तो नीलेश धाकड़ ने कहा होगा, मैं तो देश के लिए बलिदान होकर के आ गया, तुम यहां पर क्या करने आई हो। तो देश की मातृशक्ति की तरफ से उसने वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के वंशजों की तरफ से क्या उत्तर नीलेश धाकड़ को स्वर्ग में दिया होगा, वो उत्तर अगर आप पहुंचेगा तो निश्चित रूप से मैं जानता हूं, तीसरी पंक्ति जब इस छंद की पढ़ता हूं तो लोगों के हाथ खुल जाते हैं। लेकिन सबसे निवेदन है, चौथी पंक्ति पर संवेद स्वरों में मुझे आशीर्वाद देना। उसने आत्महत्या की, मैं आत्महत्या का समर्थन नहीं करता, क्योंकि एक टिप्पणी के माध्यम से बात भी कहना चाहता हूं कि अगर हिंदुस्तान के लिए कोई जरूरी आत्महत्या थी तो उसे 27 फरवरी 1931 को पंडित चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड पार्क में कर चुके हैं। अब आपको देश के लिए मरने की नहीं, देश के लिए जीने की जरूरत है। इसलिए एक छंद सुना रहा हूं आपको। जियो जियो जियो। नीलेश धाकड़ से उसने क्या कहा होगा, छंद की भाषा पर फिर से एक बार आपका ध्यान चाहूंगा कि स्वयं की समिधा से आत्मा के यज्ञ हेतु। नीलेश धाकड़ से उसकी प्रेमिका मंगेतर, उसकी ज्योति क्या कह रही है वहां पर कि स्वयं की समिधा से आत्मा के यज्ञ हेतु शेखर समान यजमान हो गई हूं मैं। स्वयं की समिधा से आत्मा के यज्ञ हेतु शेखर समान यजमान हो गई हूं मैं। शौर्य ने लिखा है स्वर्ण अक्षरों से शैल पर, स्वाभिमान वाला संविधान हो गई हूं मैं। वीर गति पति को मिली तो साधना की व्रति, सती पद्मावती समान हो गई हूं मैं। वो आप मेरे देश पर बलिदान हो गए तो आज आप पर बलिदान हो गई हूं मैं। क्या बात कह दी कमल जी, क्या बात कह दी। लखनऊ से आके पूरा भारत सामने रख दिया। प्रिंस भैया जिस बात के लिए कह रहे हैं कि भारत सामने रख दिया, तो भारत सामने है क्यों? भारत सामने होता है तभी हमारा सैनिक लड़ पाता है। और क्यों लड़ता है कि बर्फ में खड़ा हुआ सिपाही हाथ में चमक, बर्फ में खड़ा हुआ सिपाही आंख में चमक, कंधे पे बंदूक कांधों पे उम्मीद ढोता है। और हम आप अपने घरों में सो सके इसीलिए कई रात वो सुकून से नहीं सोता है। -30 तापमान में भी अग्निपुंज भारत का हिमवीर धीर नहीं खोता है। और बर्फ भले कितनी भी ठंडी हो परंतु मेरे सैनिक का जोश कभी ठंडा नहीं होता है। सैनिक का जोश कभी ठंडा नहीं होता। तालियों का जोश दिखाइए, दिखाइए भारत के वीरों को। जी हां। और एक अलग तरीके से का छंद सुना रहा हूं आपको। देखिएगा कि जहां पर सियाचिन के ग्लेशियर में हमारा हिंदुस्तान का सैनिक खड़ा हुआ है, वो किसके लिए लड़ रहा है, उसके सामने क्या उपस्थित रहता है। जो लोग कलर कॉम्बिनेशन जानते हैं वे जानते हैं कि जब बर्फ के ऊपर किसी का खून गिरता है तब क्या होता है। सुनिएगा, एक छंद आपको सुना रहा हूं। हिंदी कविता चमत्कार भी कैसे कर सकती है, एक शब्दों का जादू आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूं कि हमारा सैनिक वहां -40 डिग्री तापमान में क्यों लड़ता है। कि ठंडी बर्फ की सफेद चोटियों पे गिरा खून। पहली पंक्ति देखिएगा, अगर समझ में आ गई तो निश्चित रूप से पूरा छंद आपको आनंद देने वाला है कि ठंडी बर्फ की सफेद चोटी पे गिरा जो खून, केसरिया मस्तवा मलंगा बन जाता है। कि ठंडी बर्फ पे गिरा सफेद रक्त का जो खून, केसरिया मस्तवा मलंगा बन जाता है। बर्फ से ढके हुए सफेद रंग का पहाड़, के बर्फ से ढका हुआ सफेद रंग का पहाड़ मानो पवित्र जल गंगा बन जाता है। हरे हरे पेड़ घाटियों में लगे देखकर मन बलिदान का पतंगा बन जाता है। और एक बार तीनों चीज देखता है प्यार से तो सैनिक की आंखों में तिरंगा बन जाता है।